माँ का दर्द। प्रतीक 3 साल का था तब वह अपने माँ और पिताजी के साथ रहता था। उस समय उसकी दादी भी उनके साथ में रहती थी। दादी का प्रतीक बहुत लाडला था। वह उसे प्यार से चिंटू नाम से बुलाती थी। प्रतीक भी अपने दादी से बहुत प्यार करता था। लेकिन प्रतीक के घर उसके दादी को लेकर उसकी माँ और पिताजी में हमेशा झगड़ा होता था। प्रतीक के माँ से तो उसके पिताजी कभी कभी बहुत तंग आ जाते थे। प्रतीक की माँ उसके सास को हमेशा ही उल्टा सीधा जवाब देती थी। वह प्रतीक के पिताजी से कहती थी कि इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या फिर मैं रहूँगी, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कितनी बार प्रतीक की दादी अकेले में बैठकर रोती रहती थी। तब प्रतीक उसे देखता रहता था और पूछता था कि दादी तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या चाहिए। दादी तुरंत आके पूछती थी और कहती थी कि बेटा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास तुम हो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक दिन तो प्रतीक की माँ ने प्रतीक के पिताजी से और उसकी दादी से बहुत झगड़ा किया और प्रतीक को लेकर वह अपने मायके चली गई और कहकर गई कि जब तक तुम्हारी माँ इस घर में है तब तक मैं वापस नहीं आऊँगी। प्रतीक और उसकी माँ जाने के बाद घर सुना सुना सा हो गया था। उसके पिताजी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। तब उसके दादी ने प्रतीक के पिताजी को समझाया कि बेटा मुझे तुम वृद्धाश्रम में रख दो, जब भी तुम्हारी इच्छा हुई तब तुम मुझे मिलने आया करो। प्रतीक के पिताजी के पास इसके अलावा कुछ रास्ता भी नहीं था। प्रतीक के माँ को अपने मायके जाकर 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन वह अभी तक अपने ससुराल वापस नहीं लौटी थी। इसलिए प्रतीक के पिताजी ने आखिरकार अपनी माँ को वृद्धाश्रम में रखने का निर्णय लिया। एक दिन जाकर वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आए। माँ ने अपने बेटे से कहा कि मुझे बीच बीच में मिलने आया करो और मेरे चिंटू को भी साथ में लेकर आया करो। प्रतीक के पिताजी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर घर वापस लौटे और दूसरे ही दिन प्रतीक और अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुँचे। घर लौटते समय प्रतीक अपने पिताजी से बार बार पूछ रहा था कि पिताजी दादी कैसी है, उन्हें आपने क्यों नहीं लाया। उस वक्त पिताजी ने कुछ बहाने बनाकर उसकी बात को टाल दिया। लेकिन घर पहुंचने के बाद जब प्रतीक को अपनी दादी नज़र नहीं आई तब वह अपने पिताजी से बार बार पूछ रहा था कि दादी कहाँ है, मैं दादी से मिलना चाहता हूँ। पिताजी प्रतीक से बोले कि बेटा वह अभी हमारे साथ नहीं है, वह कहीं दूर चली गई है। 1-2 दिन तक वह बहुत रोया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। कुछ दिनों में ही उसकी तबीयत ठीक हो गई। लेकिन जब वह अपने दोस्त के यहाँ खेलने जाता था तब अपने दोस्त के दादाजी और दादी उससे कितना प्यार करते थे, वह देखकर उसे अपने दादी की बहुत याद आती थी। समय बीतता गया, धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगा था। प्रतीक की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। प्रतीक के पिताजी का बिजनेस भी बहुत बढ़ गया था, इसलिए उन्हें अब घर वालों की तरफ ध्यान देने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था। प्रतीक की भी एडमिशन दूसरे शहर के एक कॉलेज में हुई थी। देखते देखते प्रतीक अब फाइनल ईयर में पहुंच चुका था। एक दिन प्रतीक अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा था तो अचानक ही उसका ध्यान एक वृद्धाश्रम पर गया। वृद्धाश्रम देखने के बाद वह खुद को रोक नहीं पाया। वह अंदर गया, कुछ लोगों से उसने बातचीत की। उसके मन को थोड़ा अच्छा लगा। अभी महीने में 1 या 2 बार वह वृद्धाश्रम जाता था। वहाँ के बहुत सारे लोगों से उसकी पहचान हुई थी। वहाँ के हर व्यक्ति के साथ वह जाकर बातें करता था, अपना कुछ समय उनके साथ बिताता था, जिस वजह से उसके मन को सुकून मिलता था। कभी कभी वृद्धाश्रम जाते समय प्रतीक वहाँ के लोगों के लिए छोटे बड़े उपहार लेकर जाता था। एक दिन उसे वहाँ एक बेंच पर एक आंटी बैठी हुई दिखी। प्रतीक जाकर उस आंटी के बाजू में बैठा। थोड़े समय के लिए तो वह आंटी प्रतीक की तरफ डर डर के देखने लगी। प्रतीक ने देखा कि उसके हाथ में डायरी है। प्रतीक ने पूछा कि आप क्या लिख रही है। उसने जवाब दिया कि जीवन की कुछ अच्छी बुरी यादें सब कुछ लिख कर रखती हूँ और जब मुझे समय मिलता है तब सब पढ़ लेती हूँ। प्रतीक जब भी वृद्धाश्रम जाता था तब हर वक्त उस आंटी के पास जाकर कुछ देर बैठता था, उससे बातें करता था। धीरे धीरे करते दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। तब उसने बातों बातों में कहा था कि मेरा भी एक पोता था जिसको मैं प्यार से चिंटू नाम से पुकारती थी। प्रतीक उसकी बातें बड़े गौर से सुनता था। प्रतीक ने उस औरत से कहा कि क्या मैं आपको दादी कहकर पुकार सकता हूँ। यह बात सुनकर आंटी फिर से प्रतीक की तरफ कुछ अजीब सी नज़रों से देखने लगी।
कुछ देर बाद उसने कहा कि तुम्हें जो नाम से मुझे पुकारना है तुम उस नाम से पुकार सकते हो। धीरे धीरे प्रतीक के एक बात ध्यान में आई कि बहुत दिनों बाद अगर आंटी से मिलने के लिए जाओ तो आंटी उसे जल्दी पहचान नहीं पाती थी। फिर उसे अपना नाम बताना पड़ता था कि मैं प्रतीक हूँ। अभी अभी प्रतीक की फाइनल ईयर की एग्ज़ाम शुरू हुई थी। उस वजह से उसे बहुत दिनों तक वृद्धाश्रम जाने के लिए समय नहीं मिला। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब वह मिलने गया, आश्रम के सब लोगों से मिला। फिर उसे वह आंटी उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखी। प्रतीक उसके पास जाकर बैठा। आंटी उसे गौर से देखने लगी, जैसे कोई अजनबी आकर बैठा हो। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद फिर वह धीरे धीरे बातें करने लगी थी। प्रतीक का फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आया। वह बहुत खुश हुआ क्योंकि बहुत अच्छे परसेंट से वह पास हुआ था। उस दिन उसने वृद्धाश्रम में आने के पहले सबके लिए मिठाई खरीदी। मिठाई लेकर वृद्धाश्रम गया और सबको मिठाई बांटी। उस आंटी को भी उसने मिठाई दी। आंटी ने उससे कारण पूछा, तब प्रतीक ने उससे सारी बात बता दी। आंटी को भी बहुत खुशी हुई। अब उसको अच्छे कंपनी में जॉब मिला था। उसने अपने लिए एक फ्लैट खरीदा। एक दिन उसने आंटी के लिए एक सुंदर सी पीले रंग की साड़ी खरीदी। वृद्धाश्रम के बाकी लोगों को देने के लिए भी कुछ ना कुछ उपहार खरीदे थे। सब उपहार लेकर वह वृद्धाश्रम पहुंचा। सबको उपहार बांटने के बाद वह आंटी के पास जाकर बैठा और उसने आंटी से कहा कि दादी, मैंने आपके लिए कुछ उपहार लाया है। बात सुनकर आंटी बहुत खुश हुई। आंटी को देने के लिए जैसे ही उसने साड़ी का बॉक्स खोला और साड़ी निकालकर आंटी के सामने रखी, साड़ी की तरफ वह सिर्फ देखती रही और उसकी आंखों से पानी बहने लगा। वह प्रतीक की तरफ भी गुस्से से देखने लगी और बिना कुछ बोले वहाँ से उठी और सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगी। प्रतीक को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आंटी को अचानक से क्या हुआ है। प्रतीक भी वहाँ से उठा। आश्रम के कुछ लोग एक साथ खड़े होकर आंटी की तरफ देखकर बातें कर रहे थे। प्रतीक भी वहाँ जाकर रुक गया। उसने सोचा कि आंटी को आज क्या हुआ है, इन लोगों से पूछता हूँ। तभी उसने उन लोगों की बातें सुनी। एक आदमी कह रहा था कि आंटी का बेटा और बहू कितनी निर्दयी होंगे। जब से यहाँ पर उन्होंने उसे लाकर रखा है तब से आज तक कोई भी उनसे मिलने तक नहीं आया। उसी वक्त दूसरे ने बताया कि हाँ, बेटा तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ऐसा सुना है, इसलिए तो हर महीने इतने पैसे वृद्धाश्रम में अपने माँ के लिए भेजता है। सबकी बातें सुनने के बाद प्रतीक ने उनसे पूछा कि क्या आप जानते हैं आंटी के बेटा बहू कौन है? तभी एक ने जवाब दिया कि जानते तो नहीं, लेकिन इतना ही पता है कि घर के बहुत अमीर है। तभी प्रतीक ने आंटी के लिए लाई हुई वह साड़ी उन लोगों को दिखाई और उनसे कहा कि जैसे ही मैंने आंटी के हाथ में साड़ी देना चाहा, वैसे ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह गुस्से गुस्से में उठकर चली गई। तभी उनमें से एक औरत ने कहा कि आंटी ने एक बार हमें कहा था कि पीली साड़ी से उनकी कुछ बुरी यादें जुड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने कई सालों से पीली साड़ी पहनना छोड़ दिया था। फिर उस औरत ने आंटी का वह किस्सा सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, दिवाली पास में थी। आंटी के बेटे ने अपने माँ और पत्नी से पूछा कि मैं आप दोनों के लिए साड़ी खरीदने जा रहा हूँ। पहले अपने माँ से पूछा, तुम्हें कैसी साड़ी चाहिए माँ? तो उसने माँ ने बताया कि बेटा मेरे लिए पीली साड़ी खरीद के लाना, मुझे पीली साड़ी बहुत पसंद है। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि उनकी पत्नी बोली मुझे कौन सी भी साड़ी चलेगी। फिर उन्होंने शाम को 2 साड़ियाँ खरीद कर लाई। उसमें से पीली साड़ी निकाल कर माँ के हाथ में रखी। वैसे ही उनके पत्नी ने वह साड़ी माँ के हाथ से अपनी तरफ खींच ली और कहने लगी कि यह साड़ी मुझे पसंद है, यह मैं रखूँगी, दूसरी साड़ी आप माँ को दे दो। पत्नी का यह व्यवहार आंटी के बेटे को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसी वक्त अपने पत्नी को डांटा, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था। तभी आंटी बोली कि ठीक है, जो दूसरी साड़ी है वह मैं रख लेती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे करते उनकी बहू हमेशा ही उनके साथ ऐसा बर्ताव करने लगी थी। उस औरत ने प्रतीक से आगे कहा कि आंटी जब हमें यह किस्सा सुना रही थी तब आंटी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह आगे हमसे कहने लगी कि इन सब बातों की शुरुआत एक साड़ी से हुई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे करते मेरे बहू ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मेरा पोता छीन लिया और आखिरी में मेरा घर भी छीन लिया।
आज मेरे लिए इतने सारे पैसे भेजते हैं, लेकिन उन पैसों की आज मुझे क्या ज़रूरत है, इसलिए मैंने उस दिन से पीली साड़ी पहनना छोड़ दिया था। यह सब बातें सुनने के बाद प्रतीक के मन को ठेस पहुंच गई। वह मन ही मन सोचने लगा कि सही में कैसे बेटा और बहू होंगे जो आज तक कभी उन्हें मिलने तक नहीं आए। अपने हाथ में पकड़ी हुई साड़ी लेकर उसी बेंच पर जाकर फिर से वह बैठ गया। अचानक से उसका ध्यान डायरी पर पड़ा, जिस डायरी में आंटी रोज़ कुछ ना कुछ लिखा करती थी। आज वह डायरी बेंच पर ही भूल गई थी। प्रतीक ने धीरे से वह डायरी उठाई और सोचा कि देखूँ तो सही इसमें क्या लिखा है। देखने के बाद उसको पता चला कि वह उसकी खुद की ही दादी है। उसने तुरंत डायरी बंद करके रखी और वहाँ से उठकर वह सीधा अपने फ्लैट पर चला गया। लेकिन वह बहुत परेशान था। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। बहुत सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि मैं मेरी दादी को लेकर आऊँगा और अपने साथ में रखूँगा। जो जिम्मेदारी मेरे पिता और माँ ने नहीं पूरी की, वह मैं पूरी करूँगा। वह वृद्धाश्रम गया। वहाँ जाकर उसने ऑफिस के लोगों से बातचीत की। सारी कार्यवाही उसने पूरी की। अपने साथ दादी को अपने घर पर लेकर आया। एक दिन वह अपने माँ और पिताजी से मिलने अपने घर गया। समय देखकर उसने उन दोनों से सवाल किया कि मुझे सच्ची बात बताओ कि दादी कहाँ है। तब उसके पिताजी बोले कि बेटा हमें पता नहीं है, अगर पता रहता तो तुम्हें आज तक बता दिया होता। पिताजी आज भी इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, यह जानकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। प्रतीक ने उन दोनों से कहा कि मैं आज यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। उसकी माँ और पिताजी ने उससे पूछा कि क्यों, हम ऐसी क्या गलती हुई है कि तुम घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, आज तक हमने तुम्हें क्या नहीं दिया। तब प्रतीक बोला कि हाँ, मुझे आप लोगों ने ज़रूरत की सब चीज़ दी है, लेकिन मैंने जो सवाल दादी के बारे में पूछा उसका सच्ची जवाब आज तक नहीं दिया। उसकी बात सुनकर उसके पिताजी और माँ फिर से बोले कि हमें सच्ची नहीं पता कहाँ है दादी। उनका जवाब फिर से सुनकर प्रतीक ने बोला कि तुम दोनों जब थक जाओगे तो अपना रहने का बंदोबस्त तुम वृद्धाश्रम में कर लेना। प्रतीक की यह बात सुनकर उसकी माँ तो रोने लग गई और प्रतीक से कह रही थी कि बेटा तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हारे अलावा हमारा कौन है, तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी पाऊँगी। एक माँ का दर्द क्या होता है तुम क्या समझ सकते हो। माँ के मुँह से यह बात सुनकर प्रतीक बोला कि माँ, तुम्हारे मुँह से यह बात अच्छी नहीं लगती। जब दादी को आप दोनों ने इस घर से निकाल दिया तब उसके बारे में तो आपने नहीं सोचा था कि वह भी किसी की माँ है, उसका भी एक बेटा है, वह अपने बेटे को छोड़कर कैसे रहेगी। उसे कितना दुख हुआ होगा यह घर छोड़ते समय। आज तक यह जानने की आपने कोशिश भी नहीं की कि वह किस हालत में है, वह जिंदा है या नहीं। आखिर में प्रतीक घर छोड़कर चला जाता है। उसके माँ और पिताजी को अपनी की हुई गलती का एहसास हो जाता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।